नमस्कार। बात 20 साल पहले की है। 2005 के फरवरी महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। अप्रैल मई का महीना आते आते लालू यादव को भनक लगी कि नीतीश कुमार को रामविलास पासवान समर्थन दे सकते हैं और इस तरह नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन 15 साल तक बिहार पर राज करने वाले लालू यादव नहीं चाहते थे कि बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में आए। उस समय वो मनमोहन सरकार में रेल मंत्री थे। सरकार गठबंधन की थी और उसमें लालू यादव की पार्टी आरजेडी की भूमिका अहम थी। हालांकि कोई तिकड़म काम नहीं आई। नवंबर में जब बिहार में मध्यावधि चुनाव हुए तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है। सरकार के समर्थक दल बदलते रहे, गठबंधन बदलता रहा, उप मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार की ना कुर्सी बदली ना धमक। सुशील कुमार मोदी से लेकर तेजस्वी यादव, तारकिशोर, रेणु देवी और सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा तक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कई नेता पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही आबाद रहे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे हुआ? क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है? विपक्ष के तमाम आरोपों और आक्षेपों के बावजूद नीतीश कुमार क्यों और कैसे विकल्पहीन बने हुए हैं? नीतीश को चुनाव प्रचार के दौरान या उससे पहले भी क्या क्या नहीं कहा गया? विपक्ष की तरफ से उनको पलटू राम, ढुलमुल, येन केन प्रकारेण सत्ता में बना रहने वाला, बीमार बल्कि अचेत तक कहा गया। लेकिन लोगों ने विपक्ष के आरोपों पर नहीं, नीतीश कुमार की नीति और नीयत पर ज्यादा यकीन किया। यह कारण नहीं है कि चुनावी राजनीति की धार को सबसे कुशलतापूर्वक समझने वाली बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के नाम पर दांव चला। वो दांव सुपर डुपर हिट रहा। एनडीए को 20 साल बाद भी बिहार में जैसी शानदार जीत मिली, वो अद्भुत और अकल्पनीय रही। नीतीश कुमार की पार्टी से 4 विधायक ज्यादा भले ही बीजेपी को मिल गए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश को ही मिली। क्या नीतीश की कुर्सी पर कोई खतरा था, जैसा चुनाव प्रचार के दौरान एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी? क्या एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार के नाम, कद और गठबंधन की मजबूरी के कारण उसको झुकना पड़ा? ये राजनीतिक कयासबाजी हैं, राजनीतिक अटकलें हैं, जिसको तब ज़्यादा हवा मिली जब पहली बार गृह मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहे, बल्कि गृह मंत्रालय उनके हाथों से निकलकर बीजेपी के पास चली गई। बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला। इससे ये ध्वनि गई कि नीतीश कुमार की सत्ता पर पकड़ कमजोर पड़ी है। हालांकि ये सब तकनीकी मामला है। नीतीश कुमार की सत्ता पर पकड़ कमजोर है ये तब माना जाता जब मुख्यमंत्री की कुर्सी ही नीतीश को नहीं मिलती, भले ही उसके पीछे तर्क कुछ भी दिया जाता। जब किसी को कोई पद नहीं देना होता है तो कई बार उससे ही कहलवा दिया जाता है कि मैं खुद नहीं चाहता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। बल्कि नीतीश कुमार ही बिहार के लिए और खुद एनडीए के लिए, बल्कि बीजेपी के लिए भी स्वीकार्य हैं। इस पर मुहर तब लगी जब उनके शपथ ग्रहण समारोह में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस राजनीतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट कर गई कि बिहार में नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है, या कहें कि कोई तोड़ नहीं है। एक वक्त था कि बिहार में लालू यादव की सत्ता ऐसा लगता था कि हटाए नहीं हट सकती। 30 साल पहले लालू यादव जब दोबारा मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें शानदार बहुमत मिला था। तब लालू यादव ये कहने लगे थे कि मैं 20 साल तक बिहार पर राज करूंगा। उन दिनों की राजनीति को नज़दीक से देखने समझने वालों को भी यही लगता था कि लालू जो कुछ कह रहे हैं वो डींगे नहीं हाँक रहे हैं, बल्कि एक सच्चाई है। लेकिन 1995 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करने वाले लालू यादव 2000 में कांग्रेस की बैसाखी पर आ गए और 2005 आते आते सत्ता गंवा दी। चारा घोटाले में जेल जाने के कारण 1997 से 2005 तक
उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने सरकार चलाई थी। लालू राबड़ी राज के बाद बिहार की बागडोर संभालने वाले नीतीश कुमार ने ऐसा दम्भी बयान कभी नहीं दिया कि वो कितने सालों तक सरकार चलाएंगे। उन्होंने कभी ये अहंकार नहीं दिखाया कि अब बिहार उनके इशारों पर नाचेगा। 20 साल तक राज करने के बाद अगले 5 साल के लिए बिहार की जनता ने एक तरह से देखें तो नीतीश कुमार के नाम पर अपना अनुमोदन दे दिया है। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल नीतीश कुमार ने लालू यादव की राजनीति को सिर के बल पलट दिया। लालू यादव ने खुद को पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के नेता के तौर पे स्थापित किया, प्रचारित भी किया, लेकिन उनका एक बयान उनको मुस्लिम और यादव तक समेटता चला गया। लालू ने एक बार कह दिया था कि माई इज माई बेस। माई यानी एम और वाई, एम से मुस्लिम, वाई से यादव। कई बार राजनीतिक तुकबंदियां कमाल करती हैं तो कई बार ये बैकफायर भी कर जाती हैं। लालू यादव के एम वाई समीकरण के जवाब में नीतीश कुमार ने पहली बार में ही, जब वो 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, तभी वोट का एक नया समीकरण साध लिया था। हालांकि नीतीश कुमार लालू यादव की तरह बहुत खुलकर नहीं बोलते, इसलिए उनकी रणनीति लोगों को समझ में नहीं आई, तब नहीं समझ में आई। जबकि नीतीश ने लौकुश के जरिए कोयरी और कुर्मी वोटों को साधा। ओबीसी में ही ज़्यादा उपेक्षित वंचित तबकों को ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में डालकर 36% वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। उसमें बहुत कामयाबी भी मिली और बहुत हद तक उसको और आगे भी उन्होंने बढ़ाया। उस वक्त बिहार में दलितों के बीच रामविलास पासवान सबसे बड़े नेता थे। नीतीश कुमार ने महादलितों की अलग कैटेगरी बनाकर एक तबके को साधने की कोशिश की। उसी तरह मुसलमानों में पहली बार पसमानदा मुसलमानों की बेहतरी के लिए नीतीश कुमार ने राजनीतिक विमर्श खड़ा किया और वो एक चुनावी विमर्श भी बन गया। लेकिन इन सबसे ज़्यादा आधी आबादी का स्वतंत्र विवेक और व्यक्तित्व है, ये बात भी नीतीश कुमार ने ही बिहार ही नहीं देश को भी बताया। इसका नतीजा ये हुआ कि महिलाएं एक नए वोट बैंक के रूप में प्रकट हुईं और जाहिर तौर पर उनका झुकाव नीतीश कुमार की ओर दिखा। तब से लेकर अब तक हर चुनाव में तमाम उठापटक के बावजूद अगर नीतीश कुमार कामयाब होते रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण उनका नया जातिगत और सामाजिक समीकरण है जो कारगर रहा। लेकिन वोट के ऐसे समीकरण के साथ नेता का व्यक्तित्व भी काफ़ी मायने रखता है। नीतीश कुमार आज की राजनीति में ऐसे कुछ गुणों के कारण याद किए जाते हैं जो धीरे धीरे राजनीति में दुर्लभ होते जा रहे हैं। वंशवाद की राजनीति ने इस देश को इस कदर अपने चपेट में ले लिया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक भी इससे अलग नहीं हैं। इन दोनों तेवर वाली नेताओं ने अपने अपने भतीजों को आगे कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह वंशवाद की राजनीति के खिलाफ सिर्फ वाणी से ही नहीं बल्कि आचरण से भी कर्म करते हुए दिखते हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवाद की व्याख्या संसद में की थी कि उनकी पार्टी में वंशवाद इसलिए नहीं है कि किसी नेता का बेटा या बेटी पार्टी का सर्वे सर्वा नहीं हो सकता। हालांकि एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दलों पर भी वंशवाद की ये व्याख्या लागू नहीं होती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश उनकी ही कैबिनेट में मंत्री हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे लोकसभा के सांसद हैं। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपने बेटे को ना विधायक ना एमएलसी सीधे कैबिनेट मंत्री बनवा दिया। उसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने इकलौते बेटे निशांत कुमार को राजनीति से, खासकर सत्ता और पद की राजनीति से कोसों दूर रखा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की छवि एक ईमानदार नेता की है जो व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार से काफ़ी दूर हैं। सामाजिक व्यवस्था में आती गिरावट को जनता पसंद नहीं करती, इसीलिए ईमानदार छवि के लोगों को आज भी सराहना मिलती है, उनसे उम्मीद जगती है। नीतीश कुमार उम्मीदों के वही चिराग हैं जिनसे बिहार को लगता है कि उसका अंधेरा दूर होगा। नीतीश कुमार की तुलना लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक सबसे होती है। हालांकि लालू और नीतीश एक ही कालखंड में
एक ही राजनीतिक गुरुकुल के विद्यार्थी रहे हैं। दोनों की राजनीति जेपी आंदोलन की छत्र छाया में शुरू हुई। इसमें नीतीश लालू के जूनियर रहे, लेकिन नीतीश की शख्सियत को उनके आदर्शों ने मजबूत किया। 1973 में इंजीनियरिंग कर चुके नीतीश कुमार की शादी के लिए उनके पिता ने 22,000 रुपये दहेज में ले लिए थे। ये बात नीतीश कुमार को जब पता चली तो उन्होंने अपने पिता से तुरंत पैसे लौटाने के लिए कहा। उस जमाने में नीतीश ने बगैर दहेज के शादी की। उसी तरह 1977 में बिहार के बेलछी में दलितों की हत्या के बाद इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर वहां गई थी। इससे इंदिरा गांधी की छवि बहुत तेजी से बदली और उसका फायदा 1980 के चुनाव में उनको मिला भी। लेकिन उस नरसंहार का राजनीतिक नुकसान एक व्यक्ति ने उस समय उठाया तो वो नीतीश कुमार थे। बेलछी हत्याकांड में पीड़ित थे पासवान समुदाय के लोग और आरोपी थे कुर्मी समाज के लोग, जिस समाज से खुद नीतीश कुमार आते हैं। उस हत्याकांड के कुछ समय बाद ही बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे। नीतीश कुमार पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। वो हरनौत सीट से लड़ रहे थे जो कुर्मी बहुल है। नीतीश कुमार ने तब दलितों का पक्ष लिया था, जिसके कारण उनकी ही जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया, जिसके कारण वो चुनाव हार गए। 1980 में दोबारा हारे, लेकिन अपनी सोच से समझौता नहीं किया। इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका अतीत उसका पीछा करता है, सकारात्मक रूप से भी नकारात्मक रूप से भी। नीतीश के वो स्टैंड उस समय तक विधायकी की चुनाव में उनकी हार के कारण बने। वो 2 बार लगातार विधायक का चुनाव हार गए थे, लेकिन 5 बार से देखिए तो बिहार की सत्ता का चुनाव वो लगातार जीतते आ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या अब की बार भी नीतीश कुमार पहले की तरह ही ताकतवर हैं, ताकतवर बने रहेंगे, या धीरे धीरे वो नेपथ्य की तरफ बढ़ चलेंगे? आप अपनी राय हमें ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार।